हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो मैथ्स का पेपर है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कौन सा यूनिट टेस्ट है? 3rd नंबर का है, 2020-21 का इंग्लिश मीडियम एंड सब्जेक्ट मैथ्स 12, जो कि 25 मार्क्स का है। तो उसका हम सॉल्यूशन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे से डिटेल में लिखेंगे, जो हर एक क्वेश्चन से होते हैं वो। ठीक है, तो लेट्स सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी आई थिंक है। तो उसमें सेक्शन 1 जो है उसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 1 मार्क्स से इसमें 4 क्वेश्चन दिए, यानी FIB MCQ मिला के ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। सो क्वेश्चन 1 हम रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर p ऑफ x। ये ग्राफ हमें दिया हुआ है और इसमें कितने जीरो होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है और आई थिंक एग्जांपल 1 में से ही है ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि जो कर्व होता है वो x एक्सिस पे कितने टाइम टच हुआ होता है उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते। तो ये देखो, एक यहाँ पे टच है और एक यहाँ पे है, तो टोटल कितने 2 जीरो होंगे यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे टच करे उसी की बात हो रही है। तो उसे आप लिखोगे कैसे? 1 मार्क्स से, यानी 1 स्टेटमेंट में हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके आंसर कि द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज टू एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स का मतलब जो एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है वो इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स। तो हमारा आंसर ये 2 0 होगा। तो पहला क्वेश्चन इजी था, तो उसी के हिसाब से होगा, यहाँ पे 2 0 आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, वो 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो पावर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो ये जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है 5x + 3y इज इक्वल टू 5, स्टेट द रूट, यानी कि यहाँ पे जो ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमें जस्ट इक्वेशन में पुट कर देने और देखना है, वेरीफाई करना है कि जो सामने ये 5 आंसर दिया है वो इक्वल आता है या नहीं। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे तो कौन सा आंसर होगा। तो चलो 1 बाय 1 हम ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1 0, ये ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया है? 1 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x + 3y इज इक्वल टू 5। तो 5x, x की जगह पे 1 रखो जो अंदर कोऑर्डिनेट में दिया है, प्लस y की जगह पे क्या दिया है? 0। 3 × 0 इज इक्वल टू 5। तो 5 1 = 5 + 3 0 = 0 इज इक्वल टू 5, विच मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। तो देखो दोनों साइड आंसर वेरीफाई हुआ, तो ये a इज इक्वल टू जो 1 0 है वो हमारा आंसर है। अब मैं सिर्फ ए हमारा आंसर पहले भी तरीके में ही हमें मिल गया, बट एक और क्वेश्चन ले लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि अगर मान लो ये 2 1 लेता तो क्या होता। तो मैं 2 1 की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? 5x + 3y इज इक्वल टू 5। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 2 क्या होगा? 10, 3 1 = 3 इज इक्वल टू 5। तो 10 + 3 क्या होगा? 13 इज इक्वल टू 5। अब 13 इज इक्वल टू 5 कभी नहीं होता है, तो ये पॉइंट हमारा रूट नहीं है। वैसे C भी नहीं होगा और 0 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? A 1 0 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड का, फर्स्ट का आंसर 2 है, सेकंड का आंसर ऑप्शन A 1 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेट द कॉमन डिफरेंस D फॉर द गिवन AP। 5th चैप्टर का ये क्वेश्चन है। AP दिया हुआ है, AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो उसमें सीक्वेंसेस दिए गए हैं। तो हम सीक्वेंसेस को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम, ये जो AP होता है उसे हम ऑलवेज A1 A2 A3 A4 एटसेट्रा हम लिखते जाते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो A1 क्या है हमारे पास? 3/2 है। A1 को हम कभी कभी A भी बोलते हैं ऑलमोस्ट। और A2 दिया है, वो क्या दिया हुआ है? 1/2। A3 हमें क्या दिया हुआ है? -1/2। एंड A4 क्या दिया हुआ है? -3/2। इतना ही दिया है, तो हम इसी से ही चेक करेंगे।
तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, तो डी का मतलब क्या होता है, डी का फॉर्मूला ये होता है a2 माइनस a1, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से जो बिफोर जो टर्म होती है वो माइनस होती है। तो a2 क्या है मेरे पास 1/2 माइनस a1 क्या है 3/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 एलसीएम आएगा और 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2/2, देन वी गेट d इज इक्वल टू -1, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो d मेरा क्या आ गया, इसमें -1 आ गया। एक और तरीके से सिर्फ चेक कर लेते हैं कि a2 माइनस a1 ही नहीं होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है a3 माइनस a2 भी होता है, एटसेट्रा। आगे अगर हमें चेक करना है तो a4 माइनस a3 भी हम लिख सकते हैं लाइन में, बट वो हम नहीं करेंगे, ये एक ही बार लिख लेंगे d तो वो चलेगा। ये यहाँ इतनी बार लिखा है वही बस आपको एक बार लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो a3 कितना है मेरे पास -1/2 माइनस a2 कितना है ओनली 1/2, तो नीचे एलसीएम सेम है, -1 -2/2, देन d यहाँ पे रह गया था d, देन वी कैन से दैट d इज इक्वल टू -1। तो देखो d इज इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो सब में क्या है -1 है। एक और a भी चेक कर लेते, चलो a4 माइनस a3। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। तो a4 कितना है हमारे पास -3/2, यहाँ नेगेटिव है, और a3 कितना है -1/2। केयरफुल विद दैट, जहाँ दो नेगेटिव दिख जाए वहाँ ब्रैकेट किया करो। -3/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा -2/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ भी d कितना आया -1, तो सब में d जो कॉमन आ गया, ये d है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -1 d हमारा है। तो डिफ्रेंसीफाइन करने को बोला था, तो वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, चलो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 - 3 पॉइंट दिया है, इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना 9th स्टैंडर्ड में 4th चैप्टर था एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से बहुत आते थे, पर उसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आके क्लियर हुआ है। वैसे इसका आंसर कुछ बच्चे डायरेक्टली भी जानते होंगे कि एक्स एक्सिस होता है तो उसका वाई आंसर होता है, बट यहाँ पे प्रॉपर आंसर -3 नहीं आएगा, +3 आएगा। उसका रीजन क्या है, डिस्टेंस है इसलिए। अब यही चीज में अगर देखो, पहले आंसर बता देता हूँ, एक्स एक्सिस के लिए वाई आंसर होता है, और अगर वाई एक्सिस पूछे तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई आंसर लिखना है, और अगर वाई एक्सिस के पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर लिखना है, बट पॉजिटिव में लिखना है, अगर नेगेटिव हो तो भी। क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि डिस्टेंस पॉजिटिव में ही होता है, तो देखो हम उसका एक्सप्लेनेशन इस 7th चैप्टर में मिलता है हमें, जो कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री है उसमें। देखो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मान लेते हैं जस्ट ये इस तरह से है, तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस कितना है 4 और यहाँ पे -3, तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा क्या होगा 4 - 3 होगा। ठीक है, और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो 4 0 होगा। अब जानते हो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हम एक्स डैश बोलते हैं इसको, ये वाई है, और नीचे जो होता है वो वाई डैश बोलते हैं। अब हमें डिस्टेंस किसका पूछा है, तो ये जो एक्स वाला जो पॉइंट है ये उससे परपेंडिकुलर, यानी कि स्ट्रेट जो 90 बनता है वो, यानी ये डिस्टेंस पूछा है। तो अब अगर 7th चैप्टर अच्छे से याद करो तो ये कोऑर्डिनेट को, ये जो ए है उसको मैं 4 0 ले लूँ। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट है बी उसको मैं 4 - 3 ले लूँ। ठीक है, तो उनका इतने बीच का डिस्टेंस पूछा है मुझे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसे हम देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। ये बेटा मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2 - x1 मीन्स x2 मेरा 4 है यहाँ पे, और x1 क्या है 4 0, फिर y2 क्या है मेरे पास -3 एंड -0 का स्क्वायर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 यूनिट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर था, तो मेरा ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 आया। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ -3 है, पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से
ये जो फॉर्मूला लिखा हमने उसकी वजह से। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 यूनिट आंसर आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट होगा। ओके, अगर ये सब नहीं करना है यानी 1 मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो। मेथड दिखाओ तो भी चलता है, ना दिखाओ तो भी, क्योंकि एफ आई भी है इसलिए। और अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एक्स एक्सिस बोला है तो वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, बस पॉजिटिव में लिखो। वाई कोऑर्डिनेट बोला है तो एक्स वाला लिख दो, अगर वाई एक्सिस के लिए बोला है तो। ओके, तो ये था 1 2 3 4 थे सेक्शन ए के आई थिंक। हाँ, अब है हमारे पास सेक्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है पोलिनोमियल और हमें उसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे, ये जो पोलिनोमियल दिया है उसको हम p ऑफ x ले लेते हैं। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अब इसे यहाँ पे हम px इज इक्वल टू 0 होता है उसका एक स्टेटमेंट लिख देंगे। जीरो of the polynomial, zero of the polynomial is the value of x where p of x is equal to 0। ठीक है, p of x is equal to 0 लेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन करने वाले। तो p of x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 3, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो वो हम क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये ब्रैकेट में रीजन लिखना। तो ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब हमें आंसर क्या मिलेंगे कि एक बार x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो माइनस √3 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव √3 एंड प्लस पॉजिटिव √3 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव √3। ओके, तो दो वैल्यू मिली हमें, एक तो पॉजिटिव √3 एक नेगेटिव √3। अब हम इनके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो वो सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है वही। तो दो जीरो मिल गए, एक तो √3 और एक नेगेटिव √3। तो हम रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरो यानी कि एक जीरो मेरा है √3 और प्लस दूसरा जीरो है मेरा नेगेटिव √3। ठीक है, तो इस सम का साइन है प्लस √3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई कैसे होगा, ये हमने ले लिया। अब 0 इज इक्वल टू, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का, कि अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला है हमारा माइनस बी बाय होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो उसके हिसाब से अगर हमारा इक्वेशन कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला तो कोई स्टेप ही नहीं है, तो हम 0 एक्स लिख देते और सी की जगह पे -3। तो देखो ये क्या निकल के आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इसे चेक कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, नीचे 1 है यहाँ पे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0, तो 0/1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश हो जाता है, यानी कि सम ऑफ जीरो वाला। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला बाकी है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी एक जीरो मेरा √3 था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और एक नेगेटिव √3 था, तो क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और नेगेटिव है तो 3। तो सिमिलरली उसी तरीके से उसका फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, इसका स्पेलिंग पूरा लिखना है कोएफिशिएंट का, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देख लो कांस्टेंट टर्म क्या थी, -3, कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर कितना होगा 1, तो -3/1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो हमें ये रिलेशन वेरीफाई करने में और फाइंड करने में इतना आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है इसमें। तो पहले इक्वेशन को हम वन इक्वेशन मान लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दो जो वेरिएबल है उनको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2x है, वहाँ पे क्या है, x है। इक्वेशन 1 में x है और इक्वेशन सेकंड में 2x है, तो उन्हें हम इक्वल बना देते हैं। तो देखो पहले इक्वेशन को मैं 2y से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 2 से कर दूंगा सिर्फ, तो 2x प्लस 2y प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो 2x सेम हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप y से भी कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके, दोनों में से किसी एक को करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2। ओके, तो इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम उसे ऐसे लिख देंगे कुछ, इक्वेशन 1 विथ मल्टीप्लाई 2 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 2y, 2 5 ज़ा 10। और दूसरे इक्वेशन को लिख दो उसके नीचे, एलिमिनेशन में हम इसी तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ 2x है, तो ये तो प्लस 4x हो रहा है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें साइन चेंज करना पड़ा, तो हम यहाँ बीच में क्या लिख देंगे, माइनस किया है। तो हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या किया, माइनस किया। तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0, प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, एंड 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6, और 5 जो मल्टीप्लाई में वो सामने कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 6/5। तो जो वो वैल्यू आई y की 6/5 पुट इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 रखो इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 6/5। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, एलसीएम लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 19/5। तो यहाँ x आएगा, x मुझे कितना मिला है 19/5। हैंस आवर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x और y हमें इस तरह से मिल जाएंगे। ओके, तो ये 2 मार्क्स का 6th क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ AP। सीक्वेंस दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड प्लस अप टू 10। यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म होगा, वो क्या होगा, a होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा 34, एंड d क्या होता है हमारे पास, जो दोनों का डिफरेंस होता है 32 माइनस 34, यानी कि d हमारे पास कितना होगा -2। एंड लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी दे दिया है, क्या दिया हुआ है 10, तो उसे हम कभी कभी an लिखते और l भी लिखते। हम यहाँ पे l यूज करेंगे, कितना है 10। l को ही हम an कहते हैं, जो स्मॉल l होता है उसके। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे a प्लस l ले लेता हूँ डायरेक्टली में, 2a प्लस n माइनस 1d नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे l डायरेक्टली दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो जरा ध्यान से, इसमें मेरे पास n ही नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पहले n फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an हमें पता है, an का मतलब ही l होता है। तो l कितना दिया है 10 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 34, n नहीं पता है वो हम फाइंड कर रहे हैं, और d कितना दिया है हमें -2 दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। प्लस 34 इस तरफ आएगा, -34 n माइनस 1 इंटू -2, तो 10 माइनस 34 कितना होगा -24, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लाई तो सामने कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो n माइनस 1 नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 2 12 जा कैंसल, तो मुझे क्या मिलेगा
n माइनस वन इज इक्वल टू 12 मिलेगा। ठीक है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 12 मिला, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो n इज इक्वल टू माइनस वन उस तरफ जाएगा तो 12 प्लस वन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मुझे n क्या मिला, 13 मिला। अब हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम। सो फॉर सम हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n बाय टू ब्रैकेट में a प्लस l। चलो सम फाइंड कर देते हैं। तो n की जगह पे हमें, मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ एक बार, तो n की जगह पे हमें 13 रखना है और a हमारे पास कितना है 34 और लास्ट टर्म हमें कितना दिया है 10। तो 13 बाय टू इंटू 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44। तो 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू 22। तो 13 इंटू 22 करो, 13 2 26, 13 2 26 और 2 286। तो S13 कितना होगा 286 होगा, जो हमारा आंसर मांगा हुआ है कि सम कितना होगा 13 इज इक्वल टू 286 होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 -3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, 7 चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जो सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो बीच में कोई पॉइंट होगा XY करके, ठीक है, वो इन दोनों पॉइंट को अंदर से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं A पॉइंट ले लेता हूँ, वो क्या होगा 4 -3। यहाँ पे मैं B पॉइंट ले लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा 8 5। ठीक है, तो ये 3:1 में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा P of XI, वो हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस स्टेटमेंट में लिख लेते हैं ऐसे कि लेट XY कोऑर्डिनेट, let XY coordinate which divides the joining points at the joining points का मतलब ये AB की बात कर रहे हैं हम। joining points AB A4 -3 and B8 5। okay, B8 5 in ratio M/N रेशियो दिया हुआ है। MN ले लेता हूं मैं, M1 M2 भी आप ले सकते हो, दोनों से सम होगा। बस आपको फॉर्मूला उसी टाइप का लिखना पड़ेगा, यानी M की जगह पे 3 है और N की जगह पे 1 है। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से लिख लेते। फॉर एग्जांपल A जो है 4 -3, उसे हम क्या बोल देते, A ही लिखेंगे पर x1 y1 में लिख देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में x1 y1 लिखना पड़ता है। और B कितना दिया हुआ है 8 5, तो वो क्या हो जाएगा B x2 y2 ले लेंगे हम इसे। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला रख देते हैं, वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, xy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है ही, जस्ट पुट कर देते तो हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलो XY तो हम फाइंड कर रहे हैं, उसे वैसा का वैसा ही रहने दो। M तो अच्छे से देखना, M मेरे पास क्या है 3 है, x2 क्या है मेरे पास 8, जो ऊपर से हम देख देख के लिख रहे हैं। n कितना है 1 और x1 कितना है मेरे पास 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3 + 1। सिमिलरली m कितना है 3, y2 कितना है मेरे पास 5, n कितना है 1 और y1 कितना है -3, तो उसे ब्रैकेट में रखो और नीचे 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज कर दो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो xy इज इक्वल टू ये क्या होगा 8 3 = 24 प्लस 4, नीचे 4 हो जाएगा एंड सामने 3 5 = 15, 3 1 = 3 बट -3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है नीचे। तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 24 + 4 कितना होगा 28 एंड 15 - 3 कितना होगा 12/4। तो यहाँ XY है। ओके, तो मुझे XY क्या मिल रहा है यहाँ पे 28/4 कितना होगा 7 एंड 12/4 कितना होगा 3। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होंगे कि P of XY जो हम फाइंड कर रहे थे
कि P ऑफ एक्स वाई वो क्या है, P ऑफ 7 3 जो हमने फाइंड अभी किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सा पॉइंट डिवाइड करता था, 7 3। तो ये हमारा आंसर है, P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू P ऑफ 7 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइड करना है, जो अंदर जो होता है कोशेंट, क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंदर जो होता है डिविडेंड होता है, अंदर जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, और जो ऊपर आंसर आता है वो कोशेंट होता है, और जो बचता है नीचे वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हम उसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं। हमें डिसेंडिंग पावर में लिखना होता है अंदर, तो डिसेंडिंग पावर चेक करो, 3 2 और यहाँ पे 1, और यहाँ x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 होता है, x रेज़ टू 0 1 होता है, तो ये सही है। अंदर लिख दो जिसको डिवाइड करना है उसे, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। डिवाइड किससे करना है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इससे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इन सबको सिर्फ नोटेशन दे देते। तो जो डिविडेंड है उसको हम g ऑफ x बोल देते, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम p ऑफ x बोल देते। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो हमें ऊपर मिलेगा यहाँ पे उसे हम q ऑफ x बोलेंगे, कोशेंट। और अगर रिमाइंडर बचता है, मे बी 0 बचे या कुछ और बचे, तो उसे हम r ऑफ x बोल देंगे। तो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे r ऑफ x और q ऑफ x फाइंड करना है। q ऑफ x का मतलब होता है कोशेंट, और नीचे जो बचता है रिमाइंडर उसे हम r ऑफ x कहेंगे। तो g ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ x, तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अंदर जो टर्म होता है दोनों, 3x क्यूब और x क्यूब स्क्वायर, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, और ये जो लिख रहा हूँ वो रफ में लिखना है आपको, अंदर शो नहीं करना है, x स्क्वायर। तो बेटा इसे बचेगा क्या, 3x बचेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3x। अब इसी 3x के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, वो टर्म 3x के साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, एंड 3x वन जा 3x, लिख दो यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। तो अब सबको यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 6 5 होगा एक्स स्क्वायर। 2x माइनस 3x क्या होगा, माइनस x होगा, 2 माइनस 3 1 हो जाता है, x वैसा का वैसा रहता है, और प्लस 5 हम नीचे लाएंगे इस बार। अब वही सिमिलर प्रोसेस जो पहले के साथ किया था, 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, अब माइनस 5x स्क्वायर को किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस 5, तो वो माइनस 5 हम यहाँ पे रख देंगे, और उसी माइनस 5 के साथ वो पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे फर्स्ट में किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 2x क्या हो जाएगा, माइनस 10x, एंड 5 वन जा नेगेटिव 5। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x एंड नेगेटिव 5, वही करेंगे जो पिछले टाइम किया था कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, मतलब साइन अपोजिट कर दो, ये 0 हो जाएगा, माइनस x प्लस 10x देन विच इज 9x प्लस 9x होगा, एंड प्लस 5 कितना होगा, प्लस 10 होगा। तो देखो अब यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो बेटा इससे आगे सम जा नहीं सकता, क्योंकि डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर का पावर ऑलवेज छोटा होता है जब रिमाइंडर से, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 होता है इक्वली, तो मैं कर सकता था आगे। तो बस हमारा आंसर यही है। तो क्वोशंट क्या मिलेगा हमें, क्वोशंट हमें मिलेगा 3x माइनस 5, और रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 9x प्लस 10। ये आपको एंड में नीचे लिखना है यहाँ पे कि क्वोशंट और r ऑफ x यहाँ पे कितना है, 3x माइनस 5 9x प्लस 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन अ सेवंथ ईयर। ओके, सेकंड ईयर नहीं है, सेवंथ ईयर है। एंड अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर इन एवरी ईयर, देन फाइंड production in the first year and the production in the 10th year and the third, the total production in the first 7 year। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये,
ठीक है, तो चलो इसे कर लेते हैं पहले। तो हमें जो जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखो एक चीज़ समझो कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फिक्स नंबर से तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, ये एपी का क्वेश्चन है, 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ बस अच्छे से कि प्रोडक्शन जब भी इंक्रीज होता है बाय फिक्स नंबर यानी कि डिफरेंस, प्रोडक्शन increase by a fixed number it's called AP. It's AP. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे अब फर्स्ट टाइटल दे देता हूँ बस कि द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है, हमें एक्चुअली एपी का ए ही फाइंड करना है। तो जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं इसे अच्छे से कि पहला प्रोडक्शन है 600 सेट, कितने साल में, तीसरे साल में, यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 600 सेट्स। ओके, एंड 700 सेट्स दिए हुए 7th ईयर में, यानी कि A7 इज इक्वल टू 700 दिया हुआ है मुझे। तो मुझे क्या करना है फर्स्ट ईयर में, यानी कि मुझे पहला टर्म ही फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो जो हमें दिया है हम उसी का यूज कर लेते हैं कि हमें क्या पता चलता है, A3 से हमें फॉर्मूला याद आता है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, तो AN कितना है मेरे पास, यानी कि A3 में लिख देता हूँ उसके पास, A प्लस N कितना है 3, D मुझे नहीं पता है तो मैं लिखता जाता हूँ वैसे। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2D। ठीक है, इसे ऐसा ही छोड़ दो क्योंकि हमें ना ही A पता है ना ही D पता है। हाँ, A3 पता है, हमें A3 लिख लेते हैं। A3 कितना है 600 है, तो A प्लस 2D। अब इसे यहीं छोड़ देते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि A और D तो हमें पता नहीं है। अब A7 की बात करते हैं कि A7 क्या है मेरे पास। तो A7 इज इक्वल टू अगेन उसी तरह से लिख लेंगे हम A प्लस 7 माइनस 1D। तो A7 कितना है मेरे पास 700 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा। तो ये भी उसी के जैसा इक्वेशन मिला, तो ये सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं या A कंपेयर करके भी कर सकते हैं, मैं एलिमिनेशन से कर सकता हूँ। तो देखो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 एंड A प्लस 2D, ये जो फर्स्ट और दोनों इक्वेशन है उसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, माइनस करने वाले। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन -1 कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो माइनस करो, A माइनस है 0, 6 माइनस 2D 4D, 700 माइनस 600 100, विच मीन्स D इज इक्वल टू 100/4। तो D हमें क्या मिल रहा है 25। ओके, तो D हमें 25 मिला। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो D इज इक्वल टू 25 पुट इन इक्वेशन 1, तो 25 पुट करो यहाँ पे। तो देखो 600 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 25, D की जगह मैंने 25 रखा, तो क्या होगा 600 इज इक्वल टू A, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब वहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप उसके नीचे लिखेगा। तो 600 और प्लस 50 उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और सामने कितना है A, 600 में 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 550। तो बेटा A हमें क्या मिलेगा 550 मिलेगा। ठीक है, तो A हमें क्या मिलेगा 550 मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था वो कितना था 550 सेट्स थे। तो उसे स्टेटमेंट में अच्छे से नीचे लिख लो, ये सारा क्वेश्चन लिख लो उसके बाद नीचे। ठीक है, यहाँ इसके नीचे मत लिखना, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज 550 सेट्स, 550 सेट्स। अब हम D और A अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में उसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। तो A हमारे पास कितना है 550 है और D हमारे पास कितना है 25 है। ठीक है, तो उसे हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें आगे ज़रूरत पड़े। अब चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी में ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिख लो पहले, ये जो फर्स्ट है फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब सेकंड का मैं कर रहा हूँ क्लीन करके। तो देखो अब क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो देखो मुझे कितनी चीज़ें मिल गई वो पहले यहाँ पे लिख दो अच्छे से।
ए इज इक्वल टू मुझे मिल गया 550, डी इज इक्वल टू मिल गया मुझे 25, और अब मुझे क्या बोल रहे हैं कि 10th ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा, तो यानी कि हमें सिंपली A10 पूछा है कि A10 कितना होगा, A10 कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे A10 का फॉर्मूला A प्लस n-1, n की जगह पे 10 है, और D जो हमने आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है, A10 हमें नहीं पता है, A हमें पता है 550 प्लस 10-1 इज इक्वल टू 9, एंड D कितना है 25, तो 550 प्लस 25 9 जा कितना होगा 225, 550 प्लस 25 करो 5, 5 प्लस 2 7, एंड 5 प्लस 2 7, तो A10 हमें कितना मिल जाएगा 775। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है, ए और डी मिल जाते इसलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है एंड में कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज 775, तो ये क्या हो जाएगा 775 हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेते कि हाँ, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रोडक्शन इन द 10th ईयर था, यहाँ टोटल प्रोडक्शन का है 7th में, यानी कि पहले का कितना था 550 था, हमने दूसरे का फाइंड नहीं किया, डी कितना था हमारा 25, यानी कि 575 होगा एटसेट्रा, जाके 7th में होगा, 7th का जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे वो, तो इन सब का टोटल पूछा है। टोटल का मतलब क्या होता है एडिशन, यानी अब हमें एस पूछा है कि एस 7 पूछा हुआ है, टोटल का मतलब क्या होता है सबका सम पूछा है, तो समेशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कि जो हम सम कर रहे थे ना S7 उसका, तो वो सारी चीज़ें लिख दो पहले, ठीक है, A इज इक्वल टू 550, D इज इक्वल टू 25, तो Sn का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने a प्लस l फॉर्मूला यूज़ किया था क्योंकि मुझे l पहले से पता था, ठीक है, इसलिए वो यूज़ किया था हमने। यहाँ पे A7 हमें नहीं पता है तो यहाँ पे L हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो कितने 7th ईयर के लिए, फर्स्ट 7 ईयर का पूछा है ना, तो यानी कि n इज इक्वल टू क्या है 7 लिया हुआ है, तो रखो यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 7/2 2a कितना है मेरे पास 550 प्लस n मेरे पास कितना है 7-1, मैं नीचे लिख देता हूँ, एंड d मुझे कितना दिया हुआ है हमें लिया है 25, ओके, तो 7/2 2 इंटू 550 कितना होगा 0, 2 5 जा 10, 1100 होगा, 7-1 6 इंटू 25, ओके 7/2 25 6 जा कितना होगा 150, तो 1100 प्लस 150 कितना होगा 0 5 2 1250 होगा, ठीक है। अब 7/2 है मेरे पास, तो 1250, तो ये कट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 6 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा, तो कितना बचेगा 625 बचेगा। 7 इंटू 625 होगा, ये 7 इंटू क्या होगा 625, तो 625 इंटू 7 जा कर लेते हैं हम यहाँ पे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, एंड 7 6 जा 42 एंड 1 4375, तो 4375 आंसर आएगा S7 S7 S7। तो बेटा यहाँ पे एंड में आपको स्टेटमेंट लिखना है, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिख देना कि द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर इज 4375, स्टेटमेंट लिखना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन 10th क्वेश्चन था। एक और इसमें है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 2 3 -1 0 एंड 2 -4, ठीक है। ये तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इन सबको पॉइंट नोटेशन में कर दो, ट्राइंगल है तो हम ABC ले लेते हैं, फिगर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाता है। तो A इज इक्वल टू क्या है 2 3, तो A को ही हम क्या ले लेंगे x1 y1 ले लेंगे। B कितना दिया हुआ है -1 एंड 0, तो B को हम क्या ले लेते हैं x2 y2 ले लेते हैं, एंड C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 -4, तो C को हम क्या ले लेते हैं x3 y3 ले लेते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है हमारा कि फॉर्मूला आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC, बस इतना ही लिख दो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से। तो बेटा मैंने इसके लिए सिखाया हुआ है आपको कि आप क्या लिख दो डायरेक्टली 1 2 3 लिखो, ठीक है। उसके बाद 2 3 आगे ले लो तो 1 पीछे चला जाएगा, फिर 3 1 आगे ले लो 2 पीछे चला जाएगा। तो हम उसे कैसे याद रख सकते हैं,
तो जो पहली लाइन है ना वो x वाली है और बाकी की दोनों y वाली है। तो देखो पहली लाइन को कैसे लिखेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस दूसरी लाइन देखो अब x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से इजीली फॉर्मूला याद रह जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, उसके नीचे नहीं लिखता हूँ क्योंकि वहाँ फिर आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ 1/2। x1 कितना है मेरे पास, यहाँ से कंपेयर करो 2, y2 कितना है मेरे पास 0, y3 कितना है मेरे पास -4। देखो ब्रैकेट में रखना है इसको जब भी नेगेटिव नंबर आए तो। x2 कितना है हमारे पास -1, ब्रैकेट में रखो। y3 माइनस y1, तो y3 मेरे पास -4 है, माइनस y1 कितना है मेरे पास 3, प्लस x3 कितना है मेरे पास 2 है और y1 कितना दिया हुआ है 3, माइनस y2 कितना दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे 1/2, 2 माइनस माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब उसे अभी रहने दो, पहले अंदर सॉल्व करो। -4 -3 क्या हो जाएगा -7, प्लस 3 माइनस 0 0, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो क्या होगा 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 प्लस 6। तो ये क्या हुआ 1/2 इंटू, ये स्पेस का मतलब इंटू होता है, 8 प्लस 7 कितना होगा 15, 15 प्लस 6 कितना होगा 21, विच मीन्स हमारे पास क्या है 21/2 आया। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC लिखना है। ठीक है, तो 21/2 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC इज 21/2 मीन्स क्या होता है 10.5। तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर, और यूनिट यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि सेंटीमीटर में था मीटर में था, ये नॉर्मल यूनिट है, तो कोई भी हम सिर्फ कॉमन यूनिट लिख सकते हैं, सिर्फ यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC इज 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर मत बोलना वरना हाफ मार्क्स कट सकता है उसका यूनिट का। तो ये क्या हो जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है हमारा। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो 4th मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं और टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। देखो, मानसी ट्रैवल 300 किलोमीटर्स टू हर नेटिव पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि मानसी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, थोड़ा ट्रेन से जाती है और थोड़ा बाकी बचा हुआ बस से जाती है। अब यही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, मानसी की जगह पे रूही लिखा हुआ है, 3.6 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम ही है, तो चलो सॉल्व करते हैं उसको। शी टेक्स 4 आवर्स इफ द शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यानी कि टोटल तो 300 है, उसमें से 60 वो ट्रेन में जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है, और दोनों को मिला के कितना टाइम लगता है 4 आवर लगता है। अब ये फर्स्ट केस था हमारा। अब सेकंड केस का क्या बनता है, इससे हमें इक्वेशन 1 मिलेगा, प्रैक्टिस किया अच्छे से पता ही चल जाएगा यहीं से कि इतने पोर्शन से हमें इक्वेशन 1 मिलने वाला है। उसके बाद इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस देन शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। ओके, इसको अच्छे से समझना है, उसे 10 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 4 आवर तो लगेगा ही, 4 आवर तो लगेगा ही, उससे 10 मिनट और ज्यादा लगता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो अब उनका क्या करना है, हमें सेपरेटली उनकी स्पीड ढूंढनी। तो सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करने को बोलते वही पहले सपोज कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते स्पीड ऑफ ट्रेन। तो चलो, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है किलोमीटर पर आवर में ही होना चाहिए, अगर कहीं मिनट दिखता है तो उसको आवर में कन्वर्ट करना होता है, वो डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, और सिमिलरली स्पीड ऑफ बस सपोज करते हैं हम कितना लेंगे, हम y किलोमीटर पर आवर ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ जो ट्रेन लिया वो x किलोमीटर पर आवर लिया, और स्पीड ऑफ बस हमने क्या लिया y किलोमीटर पर आवर लिया। अब हम स्टेटमेंट लिख देते हैं मानसी ट्रैवल कितना करती है। सो मानसी ट्रैवल 300 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल कितना करती है 300 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 केस बनाते हैं। ठीक है, 2 केस यानी कि फर्स्ट पहले जब उसे 4 आवर लगते तो वो वाला केस, और दूसरे बार जिसमें 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो हम फर्स्ट केस के लिए बात करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट केस के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो वो ट्रेन से जाती है, एक तो वो बस से जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार ट्रेन के लिए, एक बार बस के लिए।
तो चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने स्पीड कितनी ट्रेन की ली, तो स्पीड ट्रेन की कितनी सपोज की है x किलोमीटर पर आवर, और सिमिलरली स्पीड बस की कितनी हमने अज्यूम की है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि वहाँ डिस्टेंस ट्रेन से कितना कवर होता है, तो 60 किलोमीटर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेन से कितना कवर होता है 60 किलोमीटर। अब बस से कितना होगा, बस से डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो टोटल कितना था 300, उसमें से 60 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 300 में 60 माइनस कर दो 240 किलोमीटर। तो स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब किसकी बारी, टाइम की। तो टाइम सेपरेटली नहीं दिया हुआ, इसको समझना कि सिर्फ ट्रेन को जब पहुंचने में कितना टाइम लगता है या बस से पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो नहीं दिया हुआ है, इस चीज को समझना अच्छे से। तो मैं ट्रेन के टाइमिंग को कैसे लिख सकता हूं, एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स अगर मुझे इसको टाइम में कन्वर्ट करके लिखना होता है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ। ठीक है, ये समझने के लिए आपके लिए। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों को मिला के कितना टाइम लगता था, 4 आवर लगता था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनता है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, और दोनों को मिला के कितना टाइम लगता है, 4 आवर लगता है। वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिखा हुआ। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन का मतलब क्या होता है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का डिस्टेंस देखो कितना है 60, और उसका स्पीड कितना है x, प्लस टाइम टेकन बाय बस, तो बस का कितना डिस्टेंस है 240, और उसकी स्पीड कितनी है y। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1 इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि ये x और y आ जाते हैं 1 अपॉन में, इसलिए हमें बाद में उसको a और b भी अज्यूम करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। यानी कि ये फर्स्ट केस था, अब हम सेकंड केस में लिखते हैं भाई। तो हम सेकंड केस बनाते हैं उसी का ही, कि अब क्या हो रहा है, वो ट्रैवल, हम अगेन वही लिख लेते हैं, ट्रेन और बस। ठीक है, एक ट्रेन के लिए एक बस के लिए। तो ट्रेन की स्पीड हमें पता है, हमने अज्यूम की हुई है, कितना है x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड कितनी ली हुई है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट इस बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस कितना हो रहा है मेरे पास, सी 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर का दूसरी बार करती है डिस्टेंस, और बस से बाकी बचा हुआ, यानी टोटल 300 था, उसमें से इस बार 100 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 200 हो जाएगा। टाइम अब भी अननोन है। क्यों अननोन है, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं दिया, दोनों को मिला के दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको। तो सिमिलरली मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे क्या होगा, अगेन टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस। इस बार क्या लगता है कि ये दोनों हो गए तो इसको 10 मिनट ज्यादा लगते, तो 4 आवर तो लगते ही थे। ठीक है, 4 आवर प्लस 10 मिनट लगते इसको इस बार। ठीक है, 4 आवर तो पहले ही लगे थे, उससे ज्यादा 10 मिनट लगे। सिर्फ 10 यहां पे मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। तो अब टाइम टेकन बात, तो देखो ट्रेन के लिए क्या था, ट्रेन के लिए डिस्टेंस 100 था और स्पीड थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन एक्स। और बस के लिए क्या था 200 डिस्टेंस बताता, तो y। और यहाँ पे 4 आवर है 4, बट मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है सेम यूनिट में लाने के लिए, तो 10 अपॉन क्या लिख देंगे 60। ठीक है, ये आवर को, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 0 काटो और इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25, और नीचे 6। ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये कैसे क्वेश्चन हो गए, वो रिड्यूसिंग वाले क्वेश्चन हो गए कि इसको हम ए और बी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा आगे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब मैं पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों साथ में लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो हमें पहला इक्वेशन क्या मिला था 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 4 मिला था। ये हमारा पहला इक्वेशन था। अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट सपोज
लेट सपोज 1/x को हम क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। आप बुक में uv भी यूज किया हुआ है, वो भी यूज कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। 1/y को हम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। जस्ट पुट देयर, तो हमारे इक्वेशन क्या मिलेंगे यहाँ पे, दोनों 1 by 1 लिखते हैं। तो ये पहला वाला मैं लिखता हूँ पहले, 60a हो जाएगा और ये 240b हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ कि 100a हो जाएगा प्लस 200b हो जाएगा इज इक्वल टू 25/6 है। अब इनको 3 4 अभी इक्वेशन नाम मत दो, हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें कट होती है वो हम कट करके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कॉमन है तो आप इसे कट कर सकते हो, पर मेरा मानो तो मत करो, आगे इजी इक्वेशन आ जाएगा, इसलिए इसको यही रहने दो। हम इसको कट कर देते हैं, जो सेकंड वाला है उसको, इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते। तो देखो यहाँ 25 सब में कॉमन है, तो पूरे टर्म को 100a 200b और 25/6 भी सबको 25 से डिवाइड करो। तो 4a प्लस ये क्या हो जाएगा, 25 से हम करेंगे तो 8b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब 6 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 24a 6 8 जा 48b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको क्या नाम दे दो, फोर्थ इक्वेशन दे दो। अब हम इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम कर सकते हैं, बट मैं एलिमिनेशन चूज करता हूँ कि 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 एंड जो फोर्थ है वो इक्वेशन 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना अच्छे से लिख लो, मैं इसे रफ करके फिर से करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ और दोनों को हम सॉल्व करते हैं। और मैं बताऊंगा यहाँ मैंने 240 क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि 48 5 ही हो जाता है तो एलिमिनेशन से इजी रहता है। देखो मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर से लिख दूंगा। तो देखो थर्ड इक्वेशन मुझे क्या मिला था, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू हमें मिला था 4। ओके, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। और दूसरा क्या था मेरे पास, 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था। अब मैंने इसको 4 से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि देखो बेटा आपको 48 5 पता होना चाहिए। अब ये 48 5 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 का ट्रिक सिखाया आपको, तो वो तुरंत ही दिख जाएगा आपको। क्योंकि हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन में, कि दोनों चीजें इक्वल करनी होती, कोई भी वेरिएबल होता है। ठीक है, इसको 4 से करोगे तो भी होगा, पर फिर उसमें 15 और 25 मल्टीप्लाई करना होगा। आप चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से भी इजी तरीका है कि 48 5 क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। तो ये 5 की ट्रिक सिखाई थी मैंने। 48 का हाफ क्या होता है 24 और पीछे 0, इतना भी टाइम नहीं लगता। देखो 24 20 240 सेम आ गया ना दोनों इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसमें से इक्वेशन 3 जस्ट माइनस कर देता हूं। इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो सब में से, तो 24 5 क्या हो जाएगा। तो देखो मैं इस बार दिखा देता हूँ, 24 5 क्या होता है, 24 का हाफ 12 और पीछे 0, तो 120a प्लस 48 इंटू 5 240b और सामने 5 1 क्या हो जाएगा 5, और उन सबको ऐसे ही लिख दो, उसको हमने किसी से नहीं किया है। 240b इज इक्वल टू 4। अब बेटा माइनस करेंगे सब में से क्योंकि सारे ही प्लस थे, तो 120 माइनस 60 कितने हो जाएंगे 60a, 240 ये 0 हो गया पूरा क्योंकि सेम होता है, 0 लाने के लिए तो हमने एडजस्ट किया था। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो a 60a इज इक्वल टू क्या होगा 1, विच मीन्स a इज इक्वल टू क्या होगा 1/60। a कितना आया 1/60 आया। अब चलो किसी में रख के हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा देखो दोनों में देखो किसके में आप पुट करना इजी लगेगा। तो बेटा यहाँ a इज इक्वल टू 1/60 है, 60 कट हो जाएगा, तो डेफिनेटली इक्वेशन 3 में ही रखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1/60 पुट इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते। देखो 60 a क्या है 1/60 प्लस 240b इज इक्वल टू 4, तो 60 काट लो बेटा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस 240b इज इक्वल टू 4, तो 240b इज इक्वल टू प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 240b इज इक्वल टू 3। देन वी से b इज इक्वल टू 3/240। तो बेटा आपको पता है 3 8 होता है, तो नीचे 80 हो जाएगा क्योंकि एक 0 है इसलिए। तो a इज इक्वल टू बेटा कितना आया था मेरे पास 1/60 आया, और b इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 1/80 आया। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना आया 1/80। ओके, तो a और b मुझे मिल गए।
अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप नीचे लिखना है यहाँ पे ए 1/x इज इक्वल टू क्या हमने एज्यूम किया था, ए किया था, तो बेटा ए की वैल्यू तो हम कितनी लेके आए 1/60, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 60, x क्या हो जाएगा 60। सिमिलरली बेटा 1/y इज इक्वल टू आप क्या लेके आए थे, b सपोज किया था हमने, तो 1/y कितना आया है, यानी कि b कितना है 1/80, विच मीन्स y इज इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 80, तो बेटा y कितना होगा 80 होगा और x कितना होगा 60। अब बेटा आंसर फिनिश नहीं हुआ है, मीन्स क्वेश्चन फिनिश हो गया भाई, एक स्टेटमेंट बाकी वो अच्छे से लिख देनी है हमें। हमने सपोज क्या किया था कि ट्रेन की स्पीड कितनी सपोज की थी हमने, x सपोज की थी, तो यहाँ पे अच्छे से लिखो एंड में कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये लिखना मत भूलना, ठीक है, ये लिखना पड़ता है एंड में स्टेटमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक में 60 हो जाएगा, एक में 80 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, ओके ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से लिख लो प्रॉपर तरीके से, और ना समझ में आए तो कमेंट करो या मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।